बहन जी ने ये आदेश दिया, आज जो मेरा यहाँ प्रत्याशी है आदेश देंगे, पैसा देंगे, आप सही बताइएगा, पैसा चलता है कि नहीं चलता है? क्या चीज? बसपा नहीं, पैसा कहीं नहीं पैसा चलता। टिकट अमीरों को, अरे भाई पहले आप तो टिकट, वोट गरीबों का, टिकट अमीरों को। आप लोगों की ठोको नीति चल रही है, बुलडोजर चलवा दो भाई। बुलडोजरों से सरकारें बनती हैं क्या? जो भी समाज के लिए अराजक तत्व हैं उनको योगी जी ने ठीक करने का काम किया है। बुलडोजर चलता है इन लोगों का, तकलीफ सफाइयों को क्यों होता है? अगर कोई अपराधी है तो उसे काउंटर करने का, किसी को जबरदस्ती पकड़ के काउंटर करने का उसे हक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ रहेंगे तो राम राम, दूसरे यहाँ जाएंगे तो फिर जोर से चिल्लाएंगे जय श्री राम। ये पाकिस्तान की पार्टी नहीं है, हिंदुस्तान की पार्टी है समाजवादी पार्टी। अतीक अहमद आपको दिखते हैं? राजा भैया जैसे तमाम इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चहेते, ये लोग इनको ये नहीं देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में केवल ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज हम लोग खलीलाबाद सदर विधानसभा की जनता का मूड भी जानेंगे, साथ साथ नेताओं की भी राय जानेंगे कि जब चुनाव का तारीखें जब आएंगी, जब मतदाता वोट करने जाएगा तो मतदाता किससे वोट करेगा, किन मुद्दों पर मतदान करेगा, और जो कैंडिडेट लोग हैं या उनकी पार्टी के कैंडिडेट जो होंगे वो किन मुद्दों पर जाएंगे, जनता से बात करेंगे कि भाई आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपके भरोसे पर खरा उतरेंगे। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए राकेश मिश्रा जी हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप सिंह सिसोदिया जी, बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे कुलदीप मिश्र जी। तो सबसे पहले यहाँ के एक कभी चीनी मिल हुआ करती थी, ठीक पीछे उधर मैं दिखा देता हूँ कि कभी उसकी एक मीनारें नज़र आती थी, चिमनी थी, धुएँ निकलते थे, लेकिन वो धुआं निकलना बंद हो गया है। भाजपा दावे भी करती है, हमने भाई जो भी चीनी मिले थी उसका हमने पुनरुद्धार किया, मुंडेरवा में भी किया, चौरी चौरा तरफ भी किया, प्रदेश के अन्य जगहों पर भी किया, लेकिन खलीलाबाद नहीं हुआ। देखिए, खलीलाबाद के बजाय मुंडेरवा में नई चीनी मिल लग गई है, यहाँ से 16 किलोमीटर है। खलीलाबाद संत कबीर नगर भी औद्योगिक क्षेत्र है, तमाम इकाइयाँ यहाँ भी चल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो उस पर निश्चित रूप से खरा उतरते हुए आपने पूर्व की सरकारों को देखा है, समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों को। इन लोगों ने जो है अंबेडकर गांव, लोहिया गांव जैसे कुछ चयनित हर ब्लॉक में 5-7 गांवों को चुना था, जिसमें इन्होंने सारे काम कराए। बाकी के लोग देखते रहते थे कि कहाँ खड़ंजा लगेगा, कहाँ पुलिया बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समग्र विकास किया है। आप देख लीजिए, जो है आज लगभग 39-40 जिलों में यहाँ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बन गए, तमाम चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, गांव गरीब विकास सबका हो रहा है। और जो भी जनता की मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको मोदी जी ने पूरा किया। फिर जब 17 में योगी जी की सरकार आई है, तब से सरकार की सारी योजनाएं ज़मीन पर उतरी हैं और आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सवाल मेरा यही था कि जो चीनी मिल थी मुंडेरवा में, पहले से चीनी मिल थी जो बंद पड़ी थी, उसको चालू कराया गया, नो डाउट, उसके लिए आपकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन खलीलाबाद का कसूर क्या रहा? खलीलाबाद चीनी मिल कब बंद हुई है? ये भारतीय जनता पार्टी के समय बंद नहीं हुई है। चलिए मान लीजिए किसी और के समय बंद हुई, मुंडेरवा चीनी मिल भी किसी और के समय बंद हुई थी, शुरुआत आपने कराई, खलीलाबाद छूट क्यों गया? खलीलाबाद की भी चीनी मिल भविष्य में मुझको लगता है चलेगी। और खलीलाबाद के जो गन्ना किसान हैं उनको मुंडेरवा से अटैच किया गया है। आप देखिए, पिछली सरकारों में जो भुगतान वर्षानुवर्ष नहीं होता था, वो हफ्ते 10 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है और किसान पूरी तरह संतुष्ट है। किसान सम्मान निधि सबको जो है, आप देखिए, एक परिवार में 4 भाई हैं, उनके 4 बीघा खेत है खतौनी में, चारों को जो है हर चौथे महीने 2-2 हज़ार मिल रहा है। उस 4 भाई के परिवार में 24,000 रुपये महीने मिल रहा है, 24,000 रुपये साल में, और उससे उनका नमक तेल चल रहा है। किसान की गन्ना अगर 2017 से बात किया जाए, गन्ने की चर्चा हो रही है, गन्ने पर कितना रेट बढ़ गया, कुछ पता है आपको? देखिए, गन्ने का रेट बढ़ाने की एक सीमा है, सरकार किसी की भी हो मैं नहीं कहता, लेकिन यदि जनता को 40 रुपया 30 रुपये में चीनी चाहिए तो गन्ने का रेट भी जेन्युइन रखना पड़ेगा। किसी भी उत्पाद में, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में जब तक इनपुट और आउटपुट का सामंजस्य नहीं बनाया जाएगा,
तब तक वो इकाई नहीं चल सकती है। स्पष्ट आप जानिए इस चीज़ को। सामंजस्य बिठा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिठाना पड़ेगा। अगर जनता को 30 रुपया किलो चीनी चाहिए तो आप गन्ने का रेट जो है 300 रुपया कुंटल नहीं कर सकते। कच्चे तेल की जो, हाँ जी आपको मौका दे रहा हूँ, कच्चे तेल की कीमत जो है काफ़ी कम है, पेट्रोल तो महंगे हो गए हैं। नहीं, पेट्रोल महंगे नहीं हुए हैं। नहीं है। आप आज के 50 साल पहले किसी भी वस्तु का मूल्य और आज के मूल्य में तुलना कर लीजिए, उसमें पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य अभी भी बहुत कम है। चलिए मैं सपा का रुख करता हूँ। देखिए उन्होंने कहा भाई खलीलाबाद चीनी मिल हो सके चालू हो, लेकिन फिलहाल तो इन सरकार में चालू नहीं हुई। देखिए गन्ना किसानों की बात आई जब उन्होंने कहा कि भाई रेट बढ़ाने की एक सीमा है, क्या कहना आपका? देखिए कबीर और बुद्ध की धरती है जो शांति का संदेश देती है। भारतीय जनता पार्टी को शांति का संदेश समझ में नहीं आता है। माननीय मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में मगहर में आए, सूती मिल, वहाँ एक कताई मिल थी, वो भी बंद पड़ी है, आज तक 2 पैसा उन्होंने नहीं दिया। यहाँ का हस्तकरघा उद्योग है पूरा बंद है, 1 रुपये का कोई सब्सिडी नहीं दिया गया। यहाँ का पीतल उद्योग है बंद है, कोई सब्सिडी नहीं दिया गया। यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो रुग्ण है, जो बीमार है, 1 रुपये की सब्सिडी नहीं दी गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन प्लाटों पर अपने विद्यालय और व्यवसाय प्रतिष्ठान खोल के आवास बनाने का काम कर लिए। निश्चित रूप से यह जिला पूरी भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के इस सरकार में और मोदी जी के 7 साल के सरकार में उपेक्षित है। आप भाई साहब कह रहे थे, मुझे बड़ी इस बात की शर्म आ रही है कि आज जो किसान प्रधान ये देश है, किसानों की ज़मीन को बेचने के लिए मोदी इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने एक ऐसा काला कानून लाया था कि किसानों की ज़मीन तो बेच दी जाए अडानी और अंबानी को, लेकिन किसानों को जब उनके गन्ने का मूल्य का भुगतान जब करना होता है तो कहते सामंजस्य बैठाया जा रहा है कि अगर चीनी 30 रुपये किलो देनी है तो गन्ने का मूल्य बढ़ा नहीं सकते। मैं कहता हूं समाजवादी की सरकार आने दीजिए, हम चीनी 25 रुपये कर देंगे, गन्ने का मूल्य 100 रुपये कुंटल हम बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आपके जेहन में किसानों के प्रति अगर सम्मान है, किसानों की खुशहाली देखना चाहते हैं और देश की समृद्धि और खुशहाली अगर कहीं पे है तो किसानों के विकास में। अगर देश का किसान जिसका 75% जनता जहाँ की किसान खेती और किसानी पे निर्भर करती है, जो जिसके पास गन्ना ही एक नकदी फसल है, अगर उस पर भी आपका विचार नहीं बनेगा, उस पर भी आप अडानी और अंबानी की सोच रखते हैं, आप बाजारीकरण और व्यवसाय की बात करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था जिस देश का मुखिया व्यापारी हो जाएगा वह देश बहुत ही जल्द गुलाम हो जाएगा। मैं इन व्यापारी सरकार से पूछना चाहता हूं, पूरा देश केवल 3 लोग चला रहे हैं, अडानी अंबानी और इनकी गोल चला रही है। लाखों करोड़ रुपए जो एनपीए कर दिया गया, जो लाखों करोड़ रुपए लेके भाग गए इनके चंदा देने वाले सहयोगी, अगर उन पैसों को वसूल के अगर हम सब्सिडी के रूप में दे देते तो निश्चित रूप से 100 से 150 रुपये कुंटल हम गन्ना का भुगतान बढ़ा सकते थे। और 12 से 17 आप ही थे जी। कितनी चीनी मिलों का आप लोगों ने पुनरुद्धार कर दिया? 12 से 17 आपने गन्ने पर कितना रेट बढ़ा दिया था? देखिए ऐतिहासिक रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार है, आप समीक्षा कर लीजिएगा, जितना समाजवादी पार्टी की सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाया किसी दूसरी सरकार ने नहीं। हम आंकड़े की बात कर लेते, कितना बढ़ाया था? आंकड़ा हमें एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी लगभग 100 रुपये के आसपास, कुंटल के आसपास जो बढ़ोतरी हुई थी। और रिकॉर्ड रूप से जितनी भुगतान हुई थी, पीछे की बसपा की सरकार ने कहा था कि हमारे किसान गन्ना नहीं बोते, हमारे किसान हमारे वोटर गन्ना नहीं बोते, हमारे वोटर किसान नहीं होते। उन्होंने पूरा का पूरा गन्ना का जो पैसा था, जो भुगतान नहीं हुआ था, सारा समाजवादियों ने करके और उनका पूरा भुगतान करने का भी काम किया था। योगी सरकार तो देखिए दावे करती है और कर भी रही है। देखिए आप मुंडेरवा में उन्होंने चीनी मिल का पुनरुद्धार कराया, नई चीनी मिल की स्थापना हो गई, पेराई भी चल रहा है, चौरी चौरा में कर दिया। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई कर दिया। सपा ने कितनी चीनी मिलों का उद्धार किया था, ये बताइए। देखिए केंद्र में समाजवादी पार्टी की सरकार में आप बलरामपुर का चीनी शुगर मिल था और भी कई जगह था। यहाँ का भी जब शुगर मिल जो बंद था, समाजवादी की सरकार में नहीं बंद था, समाजवादी की पार्टी की सरकार जब बनी थी उस समय चालू हुई थी और उस समय किया जा रहा था। सबसे बड़ी जो विडंबना होती है कि जब केंद्र और प्रदेश के सरकारों में सामंजस्य नहीं होती है तो काम नहीं कर मिलता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और निश्चित रूप से उन लोगों ने अगर हमें सहयोग किया होता तो हम निश्चित रूप से सारे के सारे चलाए होते। हमें आर्थिक रूप से केंद्र से कोई भी सहयोग नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से हम बहुत सारे, चूंकि जब हमारी सरकार बनी थी तो बहुत लाखों करोड़ रुपए हमको केवल कर्ज के रूप में, घाटे के रूप में एक सूखी हुई और ख़त्म हुई जो बजट था वो हमको दिया गया था। हम कर्जे से लेते थे, हम किसी तरह से उनसे निपट के किसानों, नौजवानों, माताओं, बहनों और सभी वर्ग के लिए हम लोगों ने जो काम किया था उसमें मैंने काम किया। लेकिन अगर केंद्र की सरकार ने हमें सहयोग दिया होता तो निश्चित रूप से खैलाबाद का शुगर मिल भी होता, यहाँ का औद्योगिक जो सिक यूनिट है वो भी चला होता, सारे काम हुए थे। कम समय हमें मिला और जो भी समय मिला हमें न केंद्र से सहयोग मिला, न ही हमारा खजाना, हमें उस समय जो खजाना हमारा लूट के गई थी बसपा, उसका भी हमको सहयोग नहीं मिल पाया। 17 में आप जिनके साथ विधानसभा चुनाव लड़े थे
12 से 14 देश में उन्हीं का शासन था, उनका भी सहयोग नहीं मिला था आप लोगों को? देखिए, रही बात कांग्रेस की और बीजेपी की, मैं आज इस बात पे मैं सहमत हूँ। दोनों इस सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू के साथ तो आप मौज ले चुके हैं 17 में। मौज नहीं लिए थे, मौज नहीं लिए थे, केवल हम उनसे, केवल हमारी गठबंधन थी, हम उनके सरकार में कहीं भागीदार नहीं थे। अगर केंद्र के सरकार में हम भागीदार होते, निश्चित रूप से दबाव बना के हम किसानों के पक्ष में काम किए होते। और उसके बाद जब सरकार बीजेपी के आगे, निश्चित रूप से सौतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश के साथ किया। और खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो संत कबीर नगर एक ऐसा जिला है जिस जिले के साथ, इस यहाँ के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार केंद्र ने किया है। और हम बताते हैं, जब समाजवादी की सरकार थी तो यहाँ बिड़हल घाट का पुल हुआ, सारे रोड हुए, बीएम सिटी मार्ग हुआ, तमाम ITI कॉलेज हुए और बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे जो समाजवादियों ने किया। आप जहाँ खड़े हैं चारों तरफ रोडों का जाल बिछाने का काम, लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति काम, 100 डायल के प्रति और 100 वाट की सुविधा सारी समाजवादियों ने दिया था। हमने काम किया था, आधारभूत हमने काम किया था। समय कम था, बजट कम था। अगर दोबारा हमको मौका मिल गया तो निश्चित रूप से कोई भी काम पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों, नौजवानों, बुनकरों और अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम बाकी नहीं रहा होता। बसपा की बात की जाए अगर, तो आप भी थे, बहुमत में सरकारें रही हैं। पिछली 3 सरकारों की अच्छी बात यह रही कि तीनों बहुमत में रहीं। आप लोगों ने गन्ना किसानों या अन्य किसानों के हितों के लिए क्या किया था? मैं बता रहा हूँ, ऐसा है, अभी हमारे समाजवादी भाई ने बताया, गन्ना किसानों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों का सबसे ज़्यादा मूल्य बढ़ाया था। और यहाँ तक कि निर्देश था कि 1 हफ्ते के अंदर गन्ने का भुगतान होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी के साथ कार्रवाई होगा। अभी जैसे हमने, हमारे साथी ने कहा, एक सिक्के के दो पहलू, जबकि एक सिक्के के दो पहलू, ये समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी, ये राजनीति, धार्मिक भावनाओं को, कोई कहेगा हिंदू खतरे में। आप तो बिल्कुल मत कहिए बसपा वाले, आप तो सुनिए, आप तो जी, मेरा सवाल हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ, आप तो भाजपा के साथ भी सरकार बनाए हैं, सपा के साथ भी आपने लोकसभा चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने बनाया था, लेकिन जब वसूल टकराया, हम उनके मुद्दे पे हमने काम करने के लिए इनकार किया। हमारी नेता ने जाके इस्तीफा दिया। और बात मेरी पूरी होने दीजिए। अभी आपने कहा, हमारे भाई ने कहा कि 2000 खाते में आ जा रहा है, 400 की गैस 1000 में दी जा रही है, 50 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपये में दिया जा रहा है। टैक्स के माध्यम से हमारे आपके धन को लूट करके और 2000 हमारे खाते में दे रहे हैं। माननीय मोदी जी आए यहाँ मगहर में, उन्होंने वहीं बगल में गांधी आश्रम, जो एक अच्छी संस्था जिससे हजारों लोग रोजगार उसे लाभान्वित होते थे, वहीं पे कताई मिल थी। ये केंद्र सरकार का मामला है, इन्होंने कुछ भी नहीं करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी ने उसी सूफी संत अमन, पूरे हिंदुस्तान विश्व में जो अमन शांति का संदेश देते हैं, उसी सूफी संत की धरती से जिस जिले को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वहीं से आके जिला तोड़ने का की घोषणा किया था। उसके बाद जब फिर जिला बहाल हुआ, पुनर्स्थापित हुआ, तब जाकर के आज जिले में जितना विकास है, जिला मुख्यालय बना, जिला अस्पताल बना, जिला कारागार बना, जिला स्टेडियम बना, ये चौड़ी चौड़ी सड़कें क्यों बनी, कैसे बनी, ये जिला बना, नहीं समाजवादी ने जिला बना। अगर जेल समाजवादी ने बनाया है, मुख्यालय का सारा पैसा समाजवादी ने दिया, बिड़हल घाट का पुल समाजवादी ने बनाया। इनका काम ये है शोर करना। जब मुद्दे की बात करेंगे तो कोई हिंदू मुसलमान की बात करेगा, कोई चीन पाकिस्तान, अरे यहाँ का आदमी तो राजस्थान नहीं जा पाता। आप विकास की बात करो, जैसे भारतीय जनता पार्टी महंगाई पे, बेरोजगारी पे आए, बेरोजगार देने के बजाय, रोजगार देने के बजाय इन्होंने रोजगार छीनने का काम किया। महंगाई जो है चरम सीमा पे है, ये मुद्दे की बात, इनके पास मुद्दा कुछ है नहीं, चूँकि इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। एक मुद्दे की बात यह है, अगर 22 में ज़रूरत पड़ा और कहीं भाजपा ने ऑफर कर दिया, मान लीजिए सीटों का थोड़ा इधर उधर हुआ कि बहन जी आप मुख्यमंत्री बनिए 2.5 साल फिर, और 2.5 साल हम फिर बाद में बनेंगे, जाएंगे? मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, पीछे की बातों पे मैं नहीं जाना चाहता। ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आज एक दूसरे से गठबंधन तमाम दलों से मिला के किए हैं।
गठबंधन कौन करता है? जो कमज़ोर होता है। और बहुजन समाज पार्टी ने भी गठबंधन किया है, सर्व समाज से किया है, गरीब से किया है, महिला से किया है, किसान से किया है, हिंदू से किया है, एक गरीब को टिकट अगर दिया हो तो बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश में एक गरीब को टिकट दिया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको एक बात कुलदीप जी, आपको विश्वास है कि बसपा आपको टिकट दे सकती है? क्या आपको विश्वास है बसपा आपको टिकट दे सकती है? आपको एक चीज मैं बता दूं, मैं टिकट वाला नहीं हूँ। नहीं, मान लीजिए अगर आप बिना पैसे के जाते हैं, बहन जी हमको चुनाव लड़ा, नहीं, क्या आप अच्छे कार्यकर्ता नहीं है? आप बड़े अच्छा भाषण दे रहे हैं, बहुत अच्छी पार्टी का आप पक्ष रख रहे हैं। इतना अच्छा पक्ष तो सतीश मिश्रा भी नहीं रख पाते जितना कुलदीप मिश्रा रख रहे हैं। क्योंकि हम सतीश चंद्र मिश्रा जी के शिष्य हैं, माननीय बहन जी के सिपाही हैं, हम सच्ची बात करते हैं, हम तर्क से बात। विधानसभा में यही बात अगर आप रखेंगे, प्रदेश का कितना कल्याण हो जाएगा। यदि बहन जी ने ये आदेश दिया, आज जो मेरा यहाँ प्रत्याशी है, आदेश देंगे, पैसा देंगे, आप सही बताइए, पैसा चलता है कि नहीं चलता है? क्या चीज? नहीं, कहीं नहीं पैसा चलता। टिकट अमीरों को। अरे भाई पहले आप तो वोट गरीबों का, टिकट अमीरों को। टिकट लीजिए, आप तो पहले टिकट लीजिए, आप तो टिकट लीजिए, बताइए ना किस गरीब को टिकट दिया गया? हमारे वहाँ लालचंद निषाद जी यहीं पे हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल चलने की व्यवस्था नहीं थी। हमारी बहन मायावती जी ने उसको आज मनोनीत एमएलसी राज्य मंत्री बनाने का काम किया। तमाम हमारे जैसे, मैं छोटा सा कार्यकर्ता था, सिंचाई विभाग का वाइस चेयरमैन, हमारी नेता को जो लगेगा, जो उनका आदेश होगा हम करेंगे। विधानसभा में मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, टिकट की मांग करिए। मैंने आपको कहा कि हम चूंकि हम का जो है सत्य बात करते हैं, तर्क संगत बात। ऐसे सच्चे लोगों की तो विधानसभा को जरूरत है। नहीं, हमारे वहाँ सारे लोग, हम बहुजन समाज पार्टी किसी ये मूल आदमी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, अमन शांति कानून का राज, ये चाहती है। और इसी के बल पे आप देख लीजिएगा 10 मार्च को इस उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। विकास की पहिया जो रुकी है और लाइन ऑर्डर, समाजवादी पार्टी का जंगल राज को भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी पीछे छोड़ने का काम किया है। फिर कानून का राज 10 मार्च से स्थापित हो जाएगा। बहन जी इस प्रदेश ये तो कानून राज की बात कर रहे हैं आप, लोगों की ठोको नीति चल रही है, बुलडोजर चलवा दो भाई। बुलडोजरों से सरकारें बनती हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी समाज के लिए अराजक तत्व हैं उनको योगी जी ने ठीक करने का काम किया है। अब इस प्रदेश में अतीक अहमद का शासन नहीं है, यहाँ कानून का राज है। और इसलिए 2022 का जो आसन्न चुनाव है उसमें फिर से एक बार जो है आदरणीय मोदी जी के योजनाओं पर, कार्यक्रमों पर और अभी जो योगी जी का सुशासन है उस पर जनता वोट करने वाली है। एक बात बताइए, जो बुलडोजर चलता है इन लोगों का, तकलीफ सफाइयों को क्यों होता है? देखिए, समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान के संविधान में आस्था रखती है। कोई अपराधी है तो उसको न्यायिक प्रक्रिया से गुजर के उसे न्यायालय के द्वारा दंड देने के में विश्वास रखती है। कोई भी देश और कोई भी समाज बिना कानून के नहीं चलता है। हम मानते हैं अगर कोई अपराधी है तो उसे काउंटर करने का, किसी को जबरदस्ती पकड़ के काउंटर करने का उसे हक नहीं होना चाहिए। संविधान के तहत उसके ऊपर कार्रवाई, उसको फांसी देने का काम करिए। समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है अपराधियों को दंडित करने के लिए। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी भी व्यक्ति के, किसी भी अपराधी के पक्ष में कभी भी खड़ी नहीं हुई है। जैसे भाई साहब कह रहे थे सुशासन काम है और बहुत सारे आप लोगों ने काम किया। मैं एक छोटा सा एक आपके सामने एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि खलीलाबाद में आप हैं, भारतीय जनता पार्टी के, आप पूछिए इनके माननीय विधायक जी क्यों छोड़ के चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं कुछ काम नहीं कर पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मेरी बात सुनी नहीं जाती थी, विकास के मुद्दे पर काम नहीं किया जा रहा था। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर मार झड़ी लगी है, लोग भाग रहे हैं कि वहाँ लोगों का सुना नहीं जाता था, विकास का काम नहीं होता था। तो इनके बुलडोजर से समाजवादी नहीं डरी है, इनके विधायक मंत्री डर के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? नहीं, कोई भाग नहीं रहा है। हमारा मूल कैडर और कार्यकर्ता वो कहीं नहीं गया है। आप देख लीजिए ना, एक तरफ से लिस्ट उठा करके जो लोग ऐसे स्वार्थी और जो है मौका परस्त लोग आए थे, इनके यहाँ रहेंगे, वही मौका क्यों दिए? मौका क्यों दिया? तो गंगा जल से धुल जाएंगे, दूसरी जगह रहे। इनके यहाँ जाएंगे तो इनके यहाँ कोई विशेष गंगा जल है? वो अपराधी और गंदे लोग इनके यहाँ अच्छे हो जाएंगे। इनकी सरकार में 5 साल कैबिनेट मंत्री थे, क्यों थे? गंदे लोग तो थे। क्यों थे? सब गंदे लोग क्यों कैबिनेट मंत्री? 5 ये सब जैसे भी आ गए होंगे, कैसे आ गए, मतलब कुछ चाहे जैसे आ गए, वो विगत की बात छोड़ दीजिए। लेकिन
हमारा कोई मूल कार्यकर्ता तब भाजपा में इनकी आस्था नहीं थी जब वो लोग आए थे। मूल कार्यकर्ता कोई गया हो दूसरे दल में तो आप बता दीजिए। आप तो कैडर के भाजपाई हैं, आप शुरू से रहे भाई साहब, और मैं आपका सम्मान करता हूं। आप सच बोलने वाले, सच तो बोलिए। उसमें हमसे गलती हुई थी, हम गंदे लोगों के लिए थे, सच बोले की हिम्मत रखिए, बोले कैमरे के सामने। सच बोलेंगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। सच नहीं बोलेंगे? तमाम लोग आते जाते रहते हैं। गंदे लोग से मानिए गलती हो गई। समीकरण बिठाए जाते हैं क्या? अभी भी जो है सच बोल दीजिए ना, गलती अभी होगी। सपा बसपा से तमाम लोग अगर आ रहे गलत बोलिए। हैं और भारतीय जनता पार्टी के आ रहेंगे जो तो राम राम, दूसरे यहाँ जाएंगे तो फिर जोर से चिल्लाएंगे जय श्री राम। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जिनके यहाँ से आए थे उनके यहाँ फिर चले गए होंगे। हमारा कोई मूल कार्यकर्ता क्या वापस इनके आएंगे फिर वहाँ स्वागत करेंगे? कहीं नहीं गया है और न कहीं कोई जाने वाला है। नहीं, आप लोग क्यों कर रहे हैं स्वागत? एक बात और सुन लीजिए, नेता कहीं इधर उधर अपने स्वार्थ में जा सकता है, उत्तर प्रदेश की जनता कहीं नहीं जाने वाली है। जनता नहीं जाने वाली भाई, नेता तो आपके तरफ आ रहे हैं, क्या पता कल को फिर यही भग जाए जिनको आप दे रहे हैं। आज मान लीजिए आप उनके बेटे को भी टिकट देंगे, उनको भी देंगे, जीत जाए और सीटें इधर उधर भाग के भाजपा में चले गए, तब हम क्या करेंगे? थोड़ी दिन धैर्य रखिए। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। जिस भी लोकतंत्र में जनता के साथ अन्याय होगा उसके साथ न्याय के लिए समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से खड़ी होगी। ये पाकिस्तान की पार्टी नहीं, ये हिंदुस्तान की पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पे विभेद पैदा करने का काम नहीं करती है। यह नहीं कहती है समाजवादी पार्टी की मेरे साथ हो तो आप सच्चे हो, दूसरे के साथ चले गए तो गलत हो। समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दे पे जो भी साथी आएंगे हमको ताकत देंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। यही जनहित उन्होंने भी सोच के किया होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या सोच के कि इनसे पूछिए, ये गलत थे उस समय, अपनी गलती मानी नहीं रहे। नहीं, जनहित आप लोग जो आज जनहित सोच रहे हैं, कल को फिर भग गए सब। देखिए, नेतृत्व के कमजोरी की कमी है। नेतृत्व अगर कमजोर होगा तो अवसरवादी लोग इस तरह का लाभ उठाएंगे। मेरा नेतृत्व बहुत सशक्त है। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ये पूरा का पूरा ये मौजूदा जो परिदृश्य है, इस सरकार लाने के लिए 2022 में मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए सारी प्रयास कर रही है। बसपा का अगर जहां तक देखा जाए, जी मैं आपका भी सुन रहा था, भाई है हमारे राकेश मिश्रा जी। हाँ भाई थे आपने, मैंने कैसे अभी कहा? नहीं, आप भी भाई हैं। हाँ थे। आपने अभी कैसे कहा? मैंने कहा कि ये लोग जब मुद्दे की बात होती है तो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी भाई ने कहा अतीक अहमद आपको दिखते हैं, राजा भैया जैसे तमाम इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चहेते, ये लोग इनको ये नहीं देखते हैं। हमारी नेता ने तो प्रमाण है, 2007 से 12 की सरकार में मेरा सांसद भी यदि अपराध के श्रेणी में आया तो अपने मुख्यमंत्री निवास पे बुला करके और डीजीपी को फ़ोन करके गिरफ्तार करवाने का काम किया है। ये होता है कानून का राज। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि आप ही की सहयोगी पार्टी से वो टिकट भी पाने जा रहे हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं है। नहीं सवाल। उपचुनाव में भी उन्होंने प्रयास किया, जो है भारतीय जनता पार्टी ने क्रिकेट खेल रहे थे, नहीं जो वीडियो में दिख रहे थे अच्छे खासे बैटिंग, जो है आपने देखा उपचुनाव में मना कर दिया। जो है धनंजय सिंह का कहीं कोई जो है भारतीय जनता उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? गिरफ्तारी क्यों नहीं होती धनंजय सिंह का? क्योंकि सिंह नाम है इस वजह से क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम लोगों ने, अरे खुशी दुबे की बात अगर हम आते हैं, ठीक है, लोग अभी कहेंगे कि ब्राह्मणवाद की बातें चल रही हैं, लेकिन खुशी दुबे का देखिए, नहीं खुशी दुबे का देखिए कोई अपराध नहीं है यहाँ जातिवाद का कोई नहीं, खुशी दुबे का देखिए भी जो है जातियों में नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव गरीब के विकास के लिए काम किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म दर्शन और उनकी नीतियों पर चल करके जो नीचे के तबके समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान का जो संकल्प था दीनदयाल जी का, उसको पूरा करने के लिए आदरणीय मोदी जी और योगी जी सतत प्रयत्नशील हैं। सवाल है, खुशी दुबे का क्या गुनाह है? क्या उसने किसी को मारा? क्योंकि वो दुबे है इस वजह से जेल में है और धनंजय सिंह है इस वजह से बाहर है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई ब्राह्मण और ठाकुर का यहाँ विषय नहीं है। सर्व समाज के उत्थान के लिए और सबका साथ लेकर के चलने की बात भारतीय जनता पार्टी मानते हैं आप? ऐसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इनसे पूछेंगे तो ये भी कहेंगे कि जो राम मंदिर बन रहा है इनकी वजह से बन रहा है। जब बात आएगी तो याद भी नहीं करते। मैं वही बात करने जा रहा हूँ। राम मंदिर बन रहा है तो इनकी वजह से बन रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। खुशी दुबे की बात करेंगे तो कहेंगे कि न्यायालय से छुट्टी नहीं है। एक तरफ कहेंगे कि न्यायालय इनके इशारे पर चल रहा है, इसका मतलब खुशी दुबे इनके का जो जमानत नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर न्यायालय उनको जमानत नहीं दे रही। दूसरी बात, हम अपने भाई से पूछना चाहते हैं, इन्होंने राजा भैया का तो नाम ले लिया, शाहजहां से कितने बड़े साधु के टिकट दिए? पूछिए क्या नाम है और किस पृष्ठभूमि से वो आए हैं, पूछ लीजिए भाई साहब। कौन है भैया? नाम पूछिए। ऐसा सुधीर सिंह है क्या? एक मिनट रुकिए। हाँ सुधीर सिंह जी हैं। हाँ। और वो हमारी पार्टियों में आस्था व्यक्त करते हुए और उनके खिलाफ रुक जाइए उनके खिलाफ कोई अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।
अच्छा, आरोप जब तक राजा सिद्ध भैया नहीं के होता। खिलाफ कौन सा आरोप सिद्ध था? तमाम आरोप सिद्ध केवल है, आप लोग तमाम जातिवाद की बात तमाम करते आरोप सिद्ध हैं। है। नीलामी में जो आगे आ गया, आप नीलामी में जो आगे आ गया, जाति और धर्म कोई से अलग उससे हट करके अगर कोई बात करता, आप अभी खुशी दुबे की बात कर रहे हैं, आप नीरज मिश्रा की बात क्यों नहीं करते हैं, जिसका सर कटी लाश मिली थी? समाजवादी पार्टी वाले तो बात ही नहीं कर सकते। दलित उत्थान मिश्रा दलित की साहब उत्थान में को- सबसे बड़े क्यों मूवमेंट नहीं- को जो झटका क्यों दिया भूल गया है, जाते हैं? निश्चित रूप से बहुजन समाजवादी पार्टी ने दलितों को इकट्ठा करके उनके वोट को पूंजीवादी लोगों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बेच के दलित मूवमेंट को अगर समाप्त करने का किसी ने हिंदुस्तान में काम किया है, निश्चित बहन मायावती जी ने किया है। और रही बात अपराधियों की, मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय राकेश, तो बुआ बुआ आप भी कहते थे। सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मिश्रा जी से, आखिर जो केंद्र का जो आज गृह राज्य मंत्री है, किसानों को जो रोकने का काम किया, आखिर किस आधार पर उसको जेल से बाहर किया गया? कहते हैं अपराधी क्या नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश का गृह मंत्री अपराधी हो और कानून जिसके खिलाफ एसआईटी ने सिद्ध कर दिया हो कि अपराध में 120 का ये मुजरिम है, इन्होंने साजिश रचा था, आखिर संविधान इनका कहां सो रहा है? कहां न्यायालय है? खुशी दुबे के लिए जेल तो उस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लिए बाहर क्यों? एक ही मापदंड दो ब्राह्मणों के लिए क्यों कर रहे हैं? इनसे पूछ लीजिए क्यों कर रहे हैं भैया? देखिए, न्यायालय की जहाँ तक बात है, न्यायालय एक स्वतंत्र इकाई है। ये जो है केवल ऐसे घोटने से काम नहीं चलता है, न्यायालय स्वतंत्र इकाई है। और अगर बात जो राम जन्मभूमि की बात भाई साहब ने कहा है, राम जन्मभूमि पहले भी तमाम सरकारें थी और जो है कोई आज से नहीं, जो है 50 साल से वो मुकदमा चल रहा है। गोली आपने चलवाई थी ना, मुलायम सिंह यादव ने गोली नहीं चलवाई थी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने गोली नहीं चलवाई थी। संवैधानिक व्यवस्था को कहीं न कहीं निश्चित रूप से संवैधानिक व्यवस्था का पालन कराने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमने गोली चलवाई थी, तो मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा में बाबा रामपाल के उस पे मंदिर पे चारों तरफ से घेर के केंद्र की मिलिट्री लगा के गोली चलवाने का काम किसने किया था? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो हिंदू समाज से नहीं थे? आखिर वहां गोली एक साधु के खिलाफ गोली क्यों चलवाई? पहले जो बात मैं कर रहा था उसको आप पूरी होने दीजिए। राम जन्मभूमि का जो ऐसे भाई साहब ने कहा कि जो है ये केंद्र कोर्ट के आदेश से खुल गया। कोर्ट बहुत पहले से भी थी और न्यायालय और संविधान उसी तरह का था। इनकी वजह से न्यायालय ने कोर्ट ने फैसला तब किया है जब उसको लग गया कि जो वर्तमान में सरकार है वो कानून व्यवस्था को संभाल सकती है, तब कोर्ट ने निर्णय किया। विकृत लोकतंत्र का सबसे बड़ा चलिए और भी लोगों से जनता से सवाल ले लेते हैं। क्या क्या कहना है आपका? किससे सवाल है? अपना नाम बताइएगा। जिससे सवाल है अपना सवाल आप बताइए। सवाल नहीं है, भाजपा ने कुछ ऐतिहासिक काम किए हैं। कैसे क्या कर दिए? जैसे धारा 370 समाप्त किया है, मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक जैसे कुप्रथा से छुट्टी दिलाई है, और जन कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र या प्रदेश सरकार ने किया है। यहाँ समाजवादी के लोग हैं, उनके लिए मैं साधुवाद देता हूँ कि भाजपा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन वो बसपा और कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे, एक सम्मानजनक विपक्ष का स्थान पाएंगे। उनको इसलिए इस रूप में मैं बधाई देता हूँ। आपका कोई सवाल है? कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सवाल कुछ नहीं है जी। और हम समाजवादी पार्टी से हैं, चंद्रभूषण पांडे, जिला अध्यक्ष प्रबुद्ध सभा। क्या कहना कुछ चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में केवल ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। हजारों ब्राह्मणों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया, और जितना यहाँ कोई विकास नहीं हुआ इस जिले में, संत कबीर नगर जिले में भाजपा के शासनकाल में कोई विकास नहीं हुआ। कुशीनगर में हवाई अड्डा मिल गया, लेकिन संत कबीर नगर में एक बस अड्डा नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है कि 5 साल में खलीलाबाद में एक बस अड्डा की स्थापना नहीं हो पाई। चलिए, आपने एक बस अड्डा का बड़ा मुद्दा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सरवरे भाई, अल्पसंख्यक सभा के जिला उपाध्यक्ष चाह रहे हैं आप? जी, कहना ये चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी केवल साड़ों की सरकार है और मनोवादों की सरकार है। ये मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं, लोगों को हरवाही जिम्मेदारी प्रथा लाना चाह रही है, वही करवाएगी। और जब ये हर कंपनियां निजीकरण कर देंगे तो ठेकेदार हम लोग को आरक्षण देंगे, एससीओ को आरक्षण देंगे, ये ठेकेदार के माध्यम से सारा काम करेंगे। और भी लोगों से जानना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, भाजपा का जो ऐतिहासिक काम है, निश्चित तौर पे आज जनता भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलनजीवी जो हैं, जिन्ना जीवी की बात करते हैं, जिन्ना की बात करने वाले लोग को देश की 80% आबादी इनको नकार चुकी है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस मुद्दे पर 2022 का चुनाव होगा।
हमारी सनातन धर्म की 500 साल की संघर्ष पूरा हो रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही हर ओर अपने आप में ठगा महसूस हो रहा है, इसे देखते हुए समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बना क्या तानाशाही का आप शिकार हुए हैं? हर ओर अब हत्या हो रही है ब्राह्मणों की। अच्छा, आप किस जाति से हैं? गुफरान पठान सपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, कौन बताया ऐसा आपको? हर ओर तुमने बताया, बताया कौन आपको जानकारी कहाँ से मिली है? जैसे लखीमपुर खीरी में हत्या हुई। किसकी हत्या? ब्राह्मणों की हत्या हुई? अब पता नहीं किसी की हत्या मैं जानता हूँ। अच्छा, किसी की हुई, लेकिन इनको जानकारी नहीं। उठ के आया, बढ़िया मुद्दा उठ के आया। आपने तो कुशीनगर को हवाई अड्डा दे दिया, खलीलाबाद को आप बस अड्डा नहीं दे पाए। ऐसा नहीं है, सब जगह सम्यक रूप से विकास हो रहा है। अन्य सरकारों में आपने देखा है कि केवल 3-4 जिलों को बिजली मिलती थी, बाकी जो है अन्य जिले जो है रोस्टर वाइज बिजली आती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समान रूप से सभी जिलों को 70 जिलों को समान रूप से बिजली देने का अबाध रूप से काम आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। ये जनता को दिख नहीं रहा है। बस अड्डे की बात थी, मिला? बस अड्डा बन जाएगा, बस अड्डे के लिए जमीन खोज ली गई है। खोज ली गई है, बता दीजिए कहाँ है वो जमीन? बीजेपी कार्यालय के बगल में एक कार्यालय बनाने में 5 साल, चूंकि नेशनल हाईवे के बगल में आपका बहुत भव्य कार्यालय, मैं आपको मैं इस बात का बधाई भी देता हूं। आप लोगों ने जितने में एक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाया, 5 बस अड्डा बन गया होता। अगर अपनी कोठियां तो किसी नेता ने नहीं बनाई। आप जितना कार्यालय तो अच्छी बात है, कार्यालय की चिंता इनको थी, जनता की चिंता इनको नहीं है। स्वीकार करते हैं कि कोठी के चक्कर में नहीं पड़े, कार्यालय के चक्कर में पड़े। एक कार्यालय जितने संख्या की हमारी पार्टी है, जितने उसके कार्यालय हर जिले में नहीं रहेंगे। कार्यालय जितने में जो है कार्यकर्ताओं ने कार्यालय खड़ा किया है। बहुत सही, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि कार्यालय के लिए चिंतित थे, बस अड्डा के लिए इन्हें कोई चिंता नहीं। जितने भी कार्यालय बनाए 5 बस अड्डा बन गया होता। मैं दूसरी बात एक चीज और कर रहा हूँ। आज वास्तव में हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, खास करके उत्तर प्रदेश में, नौजवानों का रोजगार। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार इस मामले में फेल हो गई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, किसानों को खाद 5 किलो बोरे पीछे कम कर दिया गया, सब्सिडी नहीं दी जा रही है। किसान परेशान, नौजवान परेशान। पेंशन जितना हम लोग देते थे, समाजवादी पेंशन के रूप में देते थे, सिर्फ इसलिए उन्होंने बंद कर दिया कि हमने अच्छा काम किया था। खाद बीज के लिए, और रही बात खाद बीज के लिए लाइन नहीं लग रहा है, समय से उपलब्ध है खाद बीज। आज धान नहीं खरीदा जा रहा है, धान भी हर जगह समस्या है। चलिए बगल में, अगर हमारे साथ चलिए, आप भी चलिए भाई साहब, अगर वहाँ खाद की धान की खरीद हो रही हो, सेंटर है, तो निश्चित रूप से हम मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया। कोई सब बंद है, बिचौलियों का धान खरीदा जा रहा है, केवल व्यवसायियों को उसका और दलालों को उसका लाभ दिया जा रहा है। रही बात, अभी बिजली की बात कर रहे थे आप, बिजली के रूप में इतना बड़ा शोषण किया जा रहा है, फाल्स बहुत सारे बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी का जो एक बल्ब जलाता है उसका 2-2, 3-3 लाख रुपए बिल आ रहा है। विजिलेंस के लोग जाके तानाशाही कर रहे हैं, FIR करा के उनको जेल भेज के उनका शोषण कर रहे हैं। गरीबों से नोचा जा रहा है। एक्सचेंज से हमारी कल बात हो रही थी, बता रहे थे 25 करोड़ का कम से कम रिकवरी एक जिले पे दिया गया है, और रिकवरी अगर नहीं पूरी हो पा रही है तो लोग उसको विजिलेंस के माध्यम से गुंडागर्दी पुतारू हो गए हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं फाल्स बिजली लगा के। आज बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जितने बिल में, मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट, जितने बिल में एक परिवार का बिल जितना आता था जो है, आज जो है उसका लगभग 10% हो गया है। उसका कारण है 400 रुपये, 450 रुपये में LED बल्ब मिलता था, अब 70 रुपये में मिलने लगा। 2014 के पहले आप देख लीजिए, LED बल्ब 400-450 का मिलता था, 400-450 का मिलता था, और 100 वाट के बल्ब घर में 10 ठे लगते थे, 1000 वाट खपत होती थी। आज जो 7 वाट का बल्ब 100 वाट में, 100 वाट का जो है 100 वाट के बिजली के खर्च में परिवार का पूरा काम चल रहा है। जिसका 150 रुपए बिल आता था महीने का, उसका 8000 आ रहा है। भाई साहब से मैं क्या बताऊं कि जनता आपका कितना आता है? आपका कितना आता? व्यक्तिगत तो अनुभव होगा। हमारे यहाँ जो है, जैसे गांव में, मैं गांव में रहता हूँ, गांव में सबकी बिजली फिक्स है। जितना आप भी गांव में रहते हैं, भाई साहब भी गांव में रहते हैं, सबकी बिजली समान आती होगी। बिल ज्यादा नहीं, सबकी बिजली समान आती होगी। मैं बता रहा हूँ 150 की जगह 8-8 हजार रुपए बिल आ रहे हैं गरीबों के। हाँ, मेरा आया। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण और दे रहा हूँ। काशीराम आवास ही है, जो गरीबों का, शहरी गरीबों का एक आवास है, जहाँ पे एक कमरे में 2 से 3 ही रूम है, 3 बल्ब ही जलते हैं। आप काशीराम आवास में चले जाइए, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं। उन
गरीबों का 8,000 रुपए भी महीने आ रहा है। सरकार ने बिजली का बिल आधा कर दिया है। जब हमने 300 यूनिट फ्री देने की बात की, हमने 300 यूनिट फ्री देने की बात की, तब इन्होंने कहा चलिए, आपने तो कुछ फ्री की बात ही नहीं की। नहरों का पानी फ्री है। एक मिनट, अभी भाई ने बिजली की बात किया। बिजली तारों की वो जर्जर व्यवस्था, भाई कब फ्यूज उड़ जाएगा, कब सारी व्यवस्था। अभी हमारे भाई ने कहा वो कांसीराम जो आवास है, आपको उसकी मोह याद आ गई। बहुजन समाज पार्टी की सरकार के बाद न तो उस पर समाजवादी पार्टी ने, न तो आज तक एक कमरे की रंगाई तक नहीं हुई, जबकि वो व्यवस्था सब प्रदेश सरकार को करना चाहिए। आज तक उसका ने समाजवादी पार्टी ने चूँकि उस दुर्भावना से कि ये बहुजन समाज पार्टी की नेता मुख्यमंत्री ने आवास दिया है, वो आज जिस जर्जर स्थिति में है, न तो समाजवादी पार्टी ने ध्यान दिया, न ये भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया। और आपको ये भी बता दें, 10 मार्च के बाद उधर बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ उसकी रंगाई पुताई शुरू हो जाएगी। आप वहाँ दिखवा लीजिए। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, समय भी हो गया है। अंतिम सवाल तीनों लोगों से यही होगा कि आपकी जब सरकार रही, अभी 17 से आप 22 रहे, संत कबीर नगर में आपने कितने उद्योग लगाए? देखिए, उद्योग जो है और विकास, ये दोनों एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चल रहा है। संख्या बता दीजिए कि जब जो है समाजवादी पार्टी के लोग और बसपा के लोग चुनाव हारते हैं तो 2 CBM को देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, EVM पे नहीं, अभी आते हैं उद्योग धंधे पर। सेटिंग बता रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ, EVM को दोष देते हैं, 2 CBM को न दीजिए आप लोग। मेरा करबद्ध निवेदन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने वोट से लोकसभा और विधानसभा जीती जाती है, जितना वोट पा करके कोई सांसद विधायक बनता है, उससे अधिक भारतीय जनता पार्टी के सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं। जब कारखाने की बात मैं बात आ जाता हूँ। देखिए, 5 सालों में आपने संत कबीर नगर में हम हैं, खलीलाबाद में है, कितने उद्योग लगाए? संत कबीर नगर भी भारतवर्ष में ही है। नहीं, हम अपने जिले की बात कर लेते हैं। आप अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे जब भी आपको मौका मिलेगा, तो आप बता सकते हैं कि आपकी सरकार रही 5 साल, पूर्ण बहुमत की रही। पूर्ण बहुमत क्या कहें कि पूर्ण बहुमत का भी पूर्ण बहुमत रहे। इतनी बड़ी संख्या में अक्सर आती नहीं है सीटें, शायद इस बार भी ना आए, लेकिन आपने कितने उद्योग लगाए? केंद्र में भी है डबल इंजन और ट्रिपल इंजन, यानी राष्ट्रपति भी आपका है, तो ट्रिपल इंजन की आप सरकार है। इस समय जो है सरकार ने उद्योगीकरण को जो है बहुत बढ़ावा दिया है। हर जिले में, अभी तो इलेक्शन की बात है, एक डिस्ट्रिक्ट एक उद्योग, एक जो है उसका उत्पाद। एक उद्योग बता दीजिए। हर जिले में ऐसे हजारों लोगों को रोजगार देने के लिए, उद्योग लगाने के लिए ODOP के तहत सरकार ने हजार लोगों को, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, बखिरा के हैं। जब मैं प्रयागराज कुंभ कवर कर रहा था, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। प्रयागराज कुंभ में कवर कर रहा था, तो मैं बखिरा के संत कबीर नगर की ODOP योजना वाले से मिला। उनका पीतल के बर्तनों का कारोबार था, तो मैं एक व्यक्ति को तो मैं जानता हूं कि कुंभ में उनकी वो प्रदर्शनी लगी थी, तो वो पाए। कपड़े पीतल के जो है बर्तन के अलावा कपड़े का जो है बहुत बड़े पैमाने पर संत कबीर नगर में आप पता कर लीजिए, जो है लाखों लोग बैंकों से जो है लोन लेकर के। की बात आती है तो आप ये छोटे गुमटियों खोलने की बात आप मत करिए। ये काम नहीं है, लोगों के हर हाथ को काम मिले, ये आवश्यक नहीं है। उद्योग जो है, हर व्यक्ति उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत हो, इसमें क्या समस्या है आपको? सैद्धांतिक बोलेंगे। हजारों लोगों ने जो है बैंकों से जो है लोन लेकर के और अपने उद्योग घर घर में लगा लिए हैं। आज आप देख लीजिए, पूरे पूर्वांचल, आपने कहा घर घर में लगा लिए ना, आपने कह दिया घर घर लगा लिए। रेडीमेड कपड़े पूरे पूर्वांचल में आज संत कबीर नगर से जा रहे हैं, आप जानकारी करिए। नहीं, सवाल आपसे भी है, देखिए अब आप आरोप इनका जवाब मत दीजिएगा। 12 से 17 आप भी थे, ठीक ठाक बहुमत में थे, आपने क्या दे दिया संत कबीर नगर में? आप भी गिना दीजिए कि आपने एक उद्योग लगाया हो। देखिए, जहाँ तक उद्योग की बात होती है, हमने कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया था। उद्योग लगाया कितना? पहले बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया था, उसके तहत दर्जनों कुटीर उद्योग यहाँ लगे थे। हमने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया था, उनकी बिजली माफ़ की थी। बहुत सारे जो बंद हथकरघा उद्योग थे उनको चालू किया था। और रही बात एक उद्योग की बात, इसलिए भी मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोविड की महामारी आई, एक सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट है, निश्चित रूप से उस पर यहाँ के जिलाधिकारी ने लिख के टांग दिया कि संत कबीर नगर के लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा। मैं जाके सैकड़ों लोगों के साथ जब वहाँ पे धरना देने का काम किया, तब जाके आदेश वो हटा कि संत कबीर नगर को ऑक्सीजन दिया जाए। ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं हो पाई, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। आप उद्योग, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, सारे जितने भी यूनिट हैं, हमने यहाँ पे फ्लोर मिल भी दिया था। आप जाके देखिए, 2-2 फ्लोर मिल, 3-4 फैक्ट्रियों का हमने लाइसेंस दिया था, जो आज की डेट में वो चल रही हैं। लेकिन 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगहों पे ऑक्सीजन के प्लांट दिए गए। खलीलाबाद एक ऐसा जगह था, इनके अल्पसंख्यक सभा का जिलाध्यक्ष स्वयं ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनका प्राणायाम हो गया था। ऐसी बेशर्म सरकार जिसके अपने खुद के कार्यकर्ता ऑक्सीजन के अभाव में मर जा रहे हो, ऑक्सीजन, दवा और आधारभूत आवश्यकताएं जो न दे पाए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में उसे आने का अधिकार नहीं है। पूछे इनसे, इनके जिलाध्यक्ष किस अभाव में मरे थे, ऑक्सीजन के अभाव में। अस्पताल के दर पे वो बेचारे, उनका प्राणायाम हो गया था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पाए। यहाँ पे प्लांट होने के बाद भी यहाँ का सारा ऑक्सीजन यहाँ से उठा के बस्ती और सिद्धार्थनगर को भेजा जा रहा था। जब हमने उस पर आवाज़ उठाई, तब जाके यहाँ के जनता को ऑक्सीजन मिला और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उस ऑक्सीजन की वजह से जान बची। समाजवादियों ने संघर्ष किया, तब जाके इनके कार्यकर्ताओं की जान बची। चलिए, आप भी रहे, बहुमत में आपकी भी सरकारें रही, 7 से 12 आप थे। आपने संत कबीर नगर में कितने उद्योग लगाए? देखिए, ऐसा है, कुटीर उद्योगों के मामले में कहा जाए तो हमने करीब, ये कुटीर पे क्यों आके बात अड़ जाती है? बार बार कुछ ऐसा उद्योग लगाया जो दिखे चिमनियों से कुछ धुआं हुआ निकले। प्रदेश स्तर की सरकार से जहां तक हमसे हो सका, बाकी केंद्र में हमारी सरकार नहीं रही, केंद्र में जब भी सरकार आएगी तो चाहे चीनी मिल की बात हो और चाहे कताई मिल की बात हो, ये दोनों मिल पुनः स्थापित की जाएगी और तमाम यहाँ उद्योग लगाए जाएंगे। मतलब 7 से 12 आपने भी लगाए नहीं कुछ? नहीं, तमाम हमने छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग करीब 400-500 से ज्यादा। ये तो हर घर में लगवा दिए। नहीं, वो तो पकौड़ा बेचने को भी रोजगार करते हैं। सपा ने भी कहा भाई कुटीर, सपा ने भी कहा कुटीर, उसके लाइसेंस के लिए BSc पास की डिग्री मांगते हैं। नहीं, इन्होंने भी कहा कि कुटीर उद्योग को संवार दिया, आपने संवार दिया। तो फिर जब इतना संवर गया है सारी चीजें, तीनों लोगों ने संवारा है मिलके, बड़े मतलब शिद्दत से आप लोगों ने जो संवारा है, फिर बेरोजगारी क्यों है? नहीं, बेरोजगारी तो ये भारतीय जनता तीनों लोगों ने शिद्दत से संवारा है। इन्होंने भी कहा कि भाई कुटीर उद्योग लगाए, इन्होंने हर घर में किया, आपने हमारी क्षमता थी, हमने लगाया। निश्चित रूप से अगर केंद्र से हमें सहयोग मिला होता तो हम एक बड़े पैमाने के रूप में हम लोग काम किए होते। आज देखिए, पूर्वांचल में एम्स के लिए जमीन की व्यवस्था करना और एम्स को खुलवाने का रास्ता अगर किसी ने साफ किया था, समाजवादियों ने किया था। चलिए, तो क्रेडिट वाली लड़ाई है। मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया है, आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपनी पार्टी का पक्ष रखा, बड़ी ही सहजता से रखा, बिना किसी विवाद के रखा, आपसी भाईचारा बना के रखा। इसके लिए लोक सेवा न्यूज़ आप लोगों का धन्यवाद करता है। हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कि आप लोग आए, आप लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। लेकिन सवाल यही है कि चाहे अगर 2007 से बात की जाए तो तीनों पार्टियों की सरकारों को पूरा बहुमत मिला था, लेकिन संत कबीर नगर में कोई आज एक ऐसा उद्योग नहीं है कि बाहर के ज़िले का व्यक्ति या अन्य प्रदेशों का व्यक्ति संत कबीर नगर में रोजगार के लिए आए। जबकि यहाँ का युवा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर कमाने जाता है, बाहर के व्यक्ति संत कबीर नगर में रोजगार तलाशने नहीं आते हैं। लेकिन लगता यह भी है कि इन चुनावों में भी रोजगार मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि अब मंदिर मस्जिद की बातें शुरू हो रही हैं, बहुत सारी बातें फिर से शुरू हो चुकी हैं, जाति की बातें चल रही हैं। सियासी पार्टियां, सभी पार्टियां, चाहे कोई पार्टियों में नाम नहीं लूँगा, सभी जो टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का ध्यान रख रहे हैं, इसमें 2 सियासी पार्टियों का तो है ही, लेकिन हमारा भी है, क्योंकि हम ऐसी पार्टियों को जाति आधार पर जब मतदान देते हैं तो हमारे मतदान का दुरुपयोग करती हैं और अंत में हमारे साथ ही खिलवाड़ करती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।